ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में, यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या कर लिया था। हमने देखा था कि प्रीवियस थ्योरी क्या थी बिफोर बोहर मॉडल, क्या क्या हमें समझ में आया था एटम के बारे में, कैसे कैसे समझ में आया था, व्हाट वाज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ कैथोड रे इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवरी। तो धीरे धीरे करके बिल्डअप होते जा रही थी एटम के अंदर की पिक्चर, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में बोहर मॉडल के दो पॉस्टुलेट्स लिखे थे और बोहर मॉडल के दो पॉस्टुलेट्स को अपन ने आगे करा था। अच्छा, मेरे पास एक डाउट आ रहा है, पीडब्ल्यू की एससीवी आज सैटरडे को डिस्कस होगी या वेडनेसडे को? अच्छा, तो उस हिसाब से करें। पीडब्ल्यू की एससीवी जल्दी से कर लीजिए आप। और हमारा है ना एसी का और एसी का और ईएमआई का 1 2 3 4 शायद पेंडिंग है ना, तो वो अपन सैटरडे को कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 जो भी पेंडिंग है ना अपनी, वो अपन सैटरडे को कर लेते हैं, ईएमआई एसी की, ठीक। वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में अपन है ना एससीवी वगैरह सब कर लेंगे, ठीक। चलो, पीडब्ल्यू की एससीवी तब तक करके रखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी साथ में कर लेना फिर, है ना। मुझे लगता है कि ज्यादा डाउट होंगे नहीं इनमें, क्योंकि ये सब टॉपिक करे हुए भी आपकी केमिस्ट्री में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस जो पीडब्ल्यू फोटो इलेक्ट्रिक बेड, इनके कंबाइंड अपन है ना वेडनेसडे को कर लेंगे एससीवी, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने डिसाइड कर लिया। आज कर लेंगे फिर दोनों चैप्टर की एग्जांपल वगैरह सब कुछ। हाँ, आज दोनों चैप्टर के वो सब कर लीजिए। रेज भी मैं इसकी भेज देता हूँ, अच्छी याद दिला दी, रेज भी सेंड करूंगा, असाइनमेंट भी आपको सेंड करना है। थोड़ा अपन पढ़ते अभी, धीरे धीरे कर लेंगे। अभी एचसीबी है ही करने के लिए आपके पास, तो एचसीबी करो जब तक रेज और असाइनमेंट आ रहे, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना हो चुका था, बोहर मॉडल तक पहुंच चुके थे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बोहर मॉडल के दो पोस्टुलेट भी लिख लिए थे, रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव करा था, एनर्जीज के एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले काम करते हैं थ्योरी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक। पहले थ्योरी आगे कंप्लीट करते हैं। तो हमने दो पोस्टुलेट लिखे थे, अब थर्ड पोस्टुलेट, बोहर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट, बोहर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट लिखो। in atom in atom electron tend to acquire, in atom electron tend to acquire lowest possible energy state, lowest possible energy state। हमने एनर्जी फाइंड करी थी लास्ट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की, तो अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी आई थी, है ना, एन पे डिपेंडेंसी थी एनर्जी की। तो उस एन की वैल्यू जब अपन सबसे छोटी रखते हैं तो एनर्जी भी सबसे कम आती है, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, ठीक है। इन एटम, माइक सही से लीजिए, कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। वॉइस क्लियर है? किसी को बीच में कुछ अजीब आवाज आ रही है क्या? गोपाल बोल रहा था। नो, आ रही है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो ईयरपीस माइक से टकरा रहा होगा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ईयरपीस माइक से टकरा रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ है ना, उसको अब भी करेंगे, उसको चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। तो लिखो, इन एटम इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू अक्वायर लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। सबसे कम एनर्जी की जो स्टेट होती है उसको अपन बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट, lowest possible energy state, that is called ground state। When atom is supplied with some energy, when atom is supplied with some energy, when atom is supplied with some energy, electron may absorb it, electrons may absorb it and shift to a higher energy state, and shift to a higher energy state, and shift to a higher energy state, and shift to a higher energy state. Upon returning to ground state again,
अपॉन रिटर्निंग टू लोअर एनर्जी स्टेट, अगेन लोअर लिखना, अपॉन रिटर्निंग टू लोअर एनर्जी स्टेट, upon returning to lower energy state, they emit this energy in form of photons. They emit this energy in form of photons. They emit this energy in form of photons. ठीक है, तो क्या बोला गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। अब आप इन्हें एनर्जी सप्लाई करो तो किसी हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। ये जो हायर एनर्जी की स्टेट्स होती है इनको अपन बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। ये मैंने लिखा ही नहीं था, मैं समझा रहा हूँ आपको, इनको अपन बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। सो व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? जो ग्राउंड स्टेट के अलावा बाकी स्टेट्स है उन सबको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, है ना। चलो, अब एक्साइटेड स्टेट्स जो होती है वो अनस्टेबल होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा रहने की कोशिश नहीं करेगा, वो वापस आना चाहता है लोअर एनर्जी स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है इस एनर्जी का फोटोन इमिट होता है। ठीक है, इस एनर्जी की ईएम वेव्स या फोटोन इमिट होते हैं। ये क्लियर? अच्छे से क्लियर सबको ये? चलो, पढ़ा हुआ तो ही आपने ऑलरेडी सब कुछ, ये अपन तो बस रिकैप ही कर रहे हैं। तो एनर्जी वाला पॉइंट डिस्कस हो गया अपना थर्ड पॉइंट, है ना। अब हमने डिराइव कर लिया था लास्ट क्लास में टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और वो आया था हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा इसे एग्जामिन करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास इसे हम एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर है ना z की वैल्यू 1 पुट कर देते, तो z इक्वल टू 1 मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसे ऑब्जर्व करते हैं। चलो, तो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं अब अलग अलग जो स्टेट्स की एनर्जी है ना उनको प्लॉट कर रहा हूँ विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। तो n इक्वल टू 1 रखने पर एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। फिर n को 2 रखो, n इक्वल टू 2 रखो, तो एनर्जी आती है माइनस कितने आती है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद होगा ये तो सब आपको, है ना। n इक्वल टू 3 रखो तो आती है एनर्जी -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक ये आती है। चेक करो n इक्वल टू 3 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चेक करो 1.85 की जीरो, यहाँ पे कुछ और आती है 1.51 आती है, और यहाँ पर 0.85 आती है माइनस। सही है क्या? n इक्वल टू 4 रखने पे बोलो, n इक्वल टू 2 रखो यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4, 13.6 बाय 4, यू कैन कैलकुलेट कितनी आएगी। ठीक है, मैं एक बार और चेक भी कर लेता हूँ। 13.6 डिवाइड बाय 4 इट्स 3.4, ये तो सही लिखा अपन ने। 13.6 डिवाइडेड बाय 9 इट इज 1.51, ये भी मैंने सही लिखा। और नेक्स्ट जो मुझे तो याद है सही लिखा है 13.6 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, तो 0.85, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे हमें ना अलग अलग n की वैल्यू रखकर एनर्जी की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। n की अलग अलग वैल्यू रखकर एनर्जी की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी मिलते जाएगी, और जब आप ये रखते जाओगे तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं n की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं, एनर्जी स्टेट्स के बीच की गैप बहुत कम होती जा रही है। एनर्जी स्टेट्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते जा रहे हैं, है ना। हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि एनर्जी स्टेट्स धीरे धीरे बहुत ही क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है, जब n को इन्फिनिटी रखो तो n इक्वल टू इन्फिनिटी पर एग्जैक्टली एनर्जी 0 आ जाएगी। n इक्वल टू इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 आ जाती है। तो ये जो मैंने n की डिफरेंट वैल्यू पर एनर्जीज का प्लॉट बना दिया है, इसको क्या बोलते थे? कुछ नाम पड़ा इसका, इस प्लॉट का क्या कहते हैं? इसे स्पेक्ट्रम नहीं बोलते, नो नो नो, नहीं, कंटिन्यूम भी नहीं बोलते। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी लेवल जो पॉसिबल है हाइड्रोजन एटम के, उसका डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटम सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, दैट इज n इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा उसको n इक्वल टू 1 वाली स्टेट बोलेंगे अपन।
इसको अपन बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। दिस एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। एंड इसके ऊपर की जितनी भी एनर्जी स्टेट है ये सब हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। तो n इक्वल टू 2 की स्टेट को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 की स्टेट को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से n इक्वल टू 4 को बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जो भी n की वैल्यू है -1 वाली एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, n इक्वल टू 4 हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलो अब अलग अलग एनर्जी स्टेट की आपको एनर्जी पता है। अब आप ये भी बता सकते हो कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी गैप ऑफ दिस टू, वो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक गैप भी याद रखने की कोशिश करेगा। फर्स्ट और सेकंड एनर्जी स्टेट का जो गैप होता है यहाँ पर वो आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो होता है वो 12.05 होता है आई थिंक, और नेक्स्ट 12.75 होता है। चेक करो, 30 सेकंड वाला मैंने सही बताया क्या? 13.6 माइनस 0.85, 12.09 होता है यार, 12.09 करीब करीब 12.1। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी गैप्स आती है। अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से तो 1 से 2 की जो एनर्जी गैप है दैट इज 10.2, वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी की जो एनर्जी गैप है वो ओनली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 2 से इंफिनिटी की एनर्जी गैप ओनली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 से 2 की गैप इवन 2 से इंफिनिटी की गैप के डबल से भी ज्यादा है। ये 3.4 है, उसका करीब करीब ट्रिपल टाइम है। तो दिस एनर्जी गैप इज वेरी हाई। तो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम है ना टू द स्केल नहीं बनाया है। टू द स्केल बनाता ना तो ये वाला एनर्जी लेवल बहुत ऊपर दिखाना पड़ता मुझको, समझे क्या? दिस इज नॉट टू द स्केल डायग्राम। ठीक है, धीरे धीरे एनर्जी गैप्स में बहुत क्लोजनेस आ रही है। हाँ, एग्जैक्ट करीब करीब 3 टाइम है, बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी का जो गैप है वो 1 से 2 का ही होता है। फिर 2-3 का जो गैप है 2 और 3 का, उसके आगे बाकी सारे गैप बहुत छोटे छोटे होते हैं। 2-3 का गैप जो भी आएगा उससे आगे के गैप और छोटे। तो किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल का गैप अगर ढूंढोगे तो उसके बाद में उससे ऊपर की जो दो एनर्जी लेवल होंगे उनका गैप उससे छोटा ही आने वाला है। ये क्लियर है ना? किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल का गैप देखोगे तो उसके बाद के जो एनर्जी लेवल के गैप है वो उससे छोटे आने वाले हैं। 2-3 का गैप बाद के किसी भी गैप से बड़ा होगा, 3-4 का गैप बाद के किसी भी गैप से बड़ा होगा। इनफैक्ट 2-3 का गैप 3 इंफिनिटी के गैप से भी बड़ा होता है। 2 और 3 का गैप 3 और इंफिनिटी के गैप से भी बड़ा होता है। यहाँ का जो गैप आएगा वो 3 और इंफिनिटी के गैप से भी बड़ा आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो 3.4 माइनस 1.5 ये करीब करीब 1.9 के आसपास कुछ आ रहा है। दिस गैप इज नियरली 1.9, ये 1.9 है और ये 1.51 इंफिनिटी से यहाँ का, तो 1.51 से ज्यादा गैप है यहाँ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना एनर्जी गैप बहुत कम होते जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, इसलिए अपन को पॉइंट समझना है। तो ये हमने समझा हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब बोहर ने क्या बताया हमको कि जब किसी एटम को अपन नॉर्मली देखते हैं तो वो होना चाहिए सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में। उसे हम एनर्जी सप्लाई करो तो हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। इन हायर एनर्जी स्टेट को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये स्टेबल नहीं होती है, वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आने की कोशिश करता है। जब वो नीचे आता है तो एनर्जी डिफरेंस का एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। एनर्जी डिफरेंस का एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। ठीक है, चलो अब उन एनर्जी के फोटॉन्स की एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन ये फाइंड करते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो भी होगी वो होना चाहिए एनर्जी लेवल का क्या है। मान लो इलेक्ट्रॉन किसी nth एनर्जी लेवल से mth एनर्जी लेवल जा रहा है, तो एनर्जी लेवल्स डिफरेंट ये लिख सकते हैं अपन। 13.6 को आप आरसीएच भी लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा E ऑफ n माइनस E ऑफ m, n माइनस m, माइनस 13.6 कॉमन ले लिया जिसको मैंने आरसीएच लिख दिया, तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास एनर्जी ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स। एनर्जी को अपन Hc बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन मस्ट बी इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। तो उसको अगर आपने Hc बाय लैम्डा लिख दिया, माइनस अंदर ले जाओ आरसीएच 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, CH और CH कैंसल, तो 1 अपॉन लैम्डा का एक्सप्रेशन आ गया।
अब ये जो एक्सप्रेशन आया ना हमारे पास 1/λ का, एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन हमें पहले एक्सपेरिमेंटली पता चल चुका था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब ऑब्जर्व करा गया तो सबसे पहले बामर सीरीज पता चली। बामर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसके लिए रिलेशन भी दिया था, उन वेवलेंथ का आपस में रिलेशन कैसा है वही भी एक फॉर्मूला दिया था। रीडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने उसको जनरलाइज कर दिया और सारी वेवलेंथ जो हाइड्रोजन में इमिट होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती है, उनके लिए ऐसे ही फॉर्मूला दिया था और यही बोहर मॉडल से डिराइव हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ यस, हाँ एन से एम जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एन से एम जा रहा है, तो एन की एनर्जी ज्यादा थी, एम की कम थी, डिफरेंस लेके एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? एसक्यू में दिया है बामर बोर हो रहे थे तो नंबर से खेलने लगे थे तो पैटर्न बनाया। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे कुछ था वो, मतलब ये रिलेशन उन्होंने पहले निकाल दिया था, पहले बामर ने निकाला था और फिर रिडबर्ग ने उसे जनरलाइज कर लिया था। बामर ने बामर सीरीज के लिए डिराइव करा था फॉर्मूला और फिर रिडबर्ग ने जनरलाइज कर लिया था और जनरलाइज करके हाइड्रोजन की हर वेवलेंथ के लिए हमें रिलेशन दिया था ये, और सेम रिलेशन बोहरों के मॉडल से भी आ गया। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। एक सोहम बोल रहा है कि बामर जब बोर हो रहा था तो उसने ये फॉर्मूले वॉर्मूले बना लिए और आजकल के बच्चे बोर होते तो गेम ही खेलते रहते। हाँ तो अब यही तो फर्क हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो फॉर्मूला हमें पता था एक्सपेरिमेंटल डाटा से, वो एग्जैक्टली बोहर मॉडल से बन गया। तो बोहर मॉडल इसलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, एज वेल एज थोड़ा सा हिंट देता है कि एटम की स्टेबिलिटी क्यों होगी, वाई एटम मस्ट बी स्टेबल, वो भी हमें पता चलता है। ठीक है, बोहर मॉडल ने ये बोल दिया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो स्टेशनरी ऑर्बिट में वो रेडिएट ही नहीं करते एनर्जी, तो एटम स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जो भी एनर्जी रेडिएशन होगा वो केवल ट्रांजिशन से हो सकता है, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल या लोअर से हायर जाए, लोअर से हायर जाने पे एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और हायर से लोअर आने पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर हुई। चलो सर, ऐसे तो लैम्डा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि m ग्रेटर देन n। नहीं बेटा, मैंने m से n जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, n से m जा रहा है इलेक्ट्रॉन, n इज एट हायर, m इज एट लोअर, m इज लेस देन n, ये नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक, चलो आई थिंक ये क्लियर है अब आपको। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो रिलेशन था वो डिराइव हो गया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। अलग अलग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें सीरीजेस मिल रही थी उसका नाम अपने पास पता था, याद करो, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, लाइमन सीरीज कब कब जनरेट होती है वो थोड़ा सा हम याद रखेंगे, है ना? तो ये सब केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा है आपने? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, मैं आपको है ना मॉड्यूल मॉड्यूल में पूरा अच्छे से टेबल बनी हुई है, वो टेबल बहुत अच्छी है, तो हम लोग है ना टेबल एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इफ यू रिक्वायर। अगर याद रख लो ऐसी तो बहुत अच्छा है, पर आपको कोशिश करना चाहिए कि टेबल अच्छे से याद रहे। ठीक है, जस्ट अ मिनट में आपको टेबल दिखा भी देता हूँ, एक ही सेकंड रुकिए। जो मॉड्यूल में टेबल बनी है उससे हमको ना सारी सीरीजेस याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो उससे याद रखेंगे तो ज्यादा जल्दी से क्लियर होगी चीजें। जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, ये मैंने आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेज भी दी थी, इसीलिए कि मॉड्यूल में कोई चेंज वेंज तो नहीं है। तो एक ये टेबल है हमारे पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन सम सिलेक्टेड लाइंस, ये आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, तो पेज नंबर 16 पर है, पेज नंबर 16 पर है। ठीक है, अगर पेज नंबर 16 ध्यान से देखो तो उसमें आपको दिख रही होगी टेबल है। वो टेबल आपको बता रही है कि डिफरेंट डिफरेंट सीरीजेस जो होती है उसकी फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लास्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है। उसके नीचे एक हमारे पास ग्राफ भी है, कंटिन्यूम बोलते हैं कुछ उसको। ठीक है, तो लाइमन सीरीज कब जनरेट होती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है। अगर मैं यहाँ बनाने का ट्राई करूं तो n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है किसी भी ऊपर के एनर्जी लेवल से, किसी भी ऊपर के एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पर जंप करके आ गया, तो इस तरह से जो फोटॉन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं लाइमन सीरीज फोटॉन, लाइमन सीरीज के फोटॉन।
लाइमन सीरीज का फर्स्ट वेवलेंथ मतलब 2 से 1, 2 से 1 इज द फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ती जा रही है तो वेवलेंथ कम होती जा रही है। सबसे छोटी वेवलेंथ जो लाइमन सीरीज की होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ वो होगी कब, जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन 1 पे जंप करके आएगा। सबसे छोटी वेवलेंथ को बोलते हैं सीरीज लिमिट। इज दिस क्लियर? सबसे छोटी वेवलेंथ को बोलते हैं सीरीज लिमिट। ठीक है, तो ये थोड़ा है ना कंफ्यूजिंग होता है, सीरीज लिमिट का मतलब क्या है, फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, तो इसको अच्छे से याद रखना है अपन को। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, लास्ट वेवलेंथ, दैट इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब कि इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट आना। लाइमन की सीरीज लिमिट इन्फिनिटी से 1 आना, बामर की सीरीज लिमिट इन्फिनिटी से 2 आना। ठीक है, लाइमन बामर पार्शन की सीरीज लिमिट इन्फिनिटी से 3 आना। इन्फिनिटी से किसी लेवल पे आने वाली जो वेवलेंथ होगी दैट इज सीरीज लिमिट। ये क्लियर? सीरीज लिमिट का मतलब क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब क्या, सबसे कम एनर्जी वाली वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी वाली सबसे बड़ी वेवलेंथ। लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ आती है 2 से 1 में, उसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन कब डेवलप होती है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आता है, तो बामर सीरीज की पहली वेवलेंथ आएगी। पार्शियन की पहली वेवलेंथ क्या आएगी, जब 4 से 3 आएगा। तो फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे छोटी एनर्जी वाली वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ। क्लियर? तो ये चीजें कुछ याद रखने की है हमारी, है ना। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रिलेशन भी देख चुके हैं, तो अपन इसमें सब कुछ कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। चलो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ, अच्छा एक छोटी सी चीज क्वेश्चन से पहले, बोहर मॉडल जो पूरा है ना वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है। हमने जो भी चीजें डिराइव करी, मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बीच के फोर्स को निग्लेक्ट करा। क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। So all the derivation was done keeping in mind of single electron species, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। ये लिख लीजिए, हमने अभी तक सारे डेरिवेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए करे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए करे। हाँ, चलो अब लिखो, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन। Find the radius of third orbit of He plus ion. Find the radius of third orbit of He plus ion. He plus ion की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बताना है। Ag नहीं, He हीलियम, He plus ion, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He plus ion। तो रेडियस का रिलेशन लगाना है। रेडियस का रिलेशन क्या होता था, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ए नॉट होता था 53 पिकोमीटर, एन थर्ड ऑर्बिट बोला है तो 3 का स्क्वायर, और जेड He के लिए क्या ले लेंगे 2। बस सॉल्व कर दो इसको, 3 9 9/2 4.5, 4.5 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5.3 इंटू 4.5, तो करीब करीब 5 मल्टीप्लाई होगा 215 पिकोमीटर के आसपास कुछ आएगा। हाँ, तो 2.38 आ रहा है एंगस्ट्रॉम में बच्चों का। ठीक है, 2.38 एंगस्ट्रॉम लगभग। चलो सिंपल सा क्वेश्चन, रेडियस पूछ ली पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, find speed of electron in second orbit of Li2 plus ion, in second orbit of Li2 plus ion, speed of electron in second orbit of Li2 plus ion। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें वेलोसिटी के एक्सप्रेशन का यूज हो जाएगा। चलो कुछ का तो जवाब भी आ गया।
चलो डन, काफी बच्चों का जवाब मेरे पास आ रहा है, डन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड का रिलेशन क्या होता था, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, तो उसमें z/n आता था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है ना। स्पीड वो आती थी c/137 इंटू z/n, ये होता था कि n/z होता था, बताओ z/n होता है कि n/z होता है, z/n। ठीक है, बस अब c तो ये c/137 लगभग 2.18 इंटू 10⁻⁶ होता था। z यहाँ पर Li2 प्लस है, Li के लिए z को 3 डाल देंगे, और सेकंड ऑर्बिट बोला है तो यहाँ पे n को 2 डाल दो, बस हो गया क्वेश्चन। कैलकुलेशन करना है आपको यहाँ पर अब आपको, ठीक, अब कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ। चलो हो गया क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, फिर एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर रिलेशन पूछ लेते हैं किसी का, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द ऑर्बिटल करंट, फाइंड द ऑर्बिटल करंट इन, फाइंड द ऑर्बिटल करंट इन second orbit of He2 plus ion. Find the orbital current in second orbit of He2 plus ion with respect to orbital current, अच्छा He positive ion, sorry, find the orbital current in second orbit of He plus ion with respect to orbital current in H atom in ground state. With respect to orbital current in H atom in ground state. ठीक है, तो आपको वेलोसिटी और रेडियस के एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कराए थे। वेलोसिटी और रेडियस के एक्सप्रेशन का यूज करके कई सारी बहुत सारी दूसरी चीजें भी डिराइव हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, ये सब चीजें हम डिराइव कर सकते हैं। टाइम पीरियड के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फिर इलेक्ट्रॉन घूमने से करंट दिखेगा, वो करंट कितना होगा, ये सारे एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जैसे टाइम पीरियड निकालना है तो 2πr/v कर देंगे, r और v का एक्सप्रेशन डाल दो, फ्रीक्वेंसी के लिए 1 टाइम पीरियड कर दो, ऑर्बिटल में करंट कितने के लिए चार्ज अपॉन टाइम पीरियड कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमने से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, करंट इनटू एरिया, एरिया को πr² कर दो, है ना। ये थोड़ा लॉजिक से भी निकाल सकते थे अपन। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम होता था चार्ज अपॉन 2 टाइम मास, और एंगुलर मोमेंटम तो आपको पढ़ा हुआ ही आपने, बोहर ने बताया था एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh/2π होगा। तो ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट भी आसानी से आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट दिख रहा है, उससे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, μ0I/2r, या I की वैल्यू रख दो यहाँ पे E/T। तो ऐसे डिफरेंट ये सब चीजें भी पूछ सकते हैं। तो इन्हीं का मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, मैंने पूछ लिया है कि ऑर्बिटल करंट जो है उसका रेशो पूछ लिया। किसमें पूछ लिया, He प्लस आयन के सेकेंड ऑर्बिट में और H एटम की ग्राउंड स्टेट में, इनका रेशो पूछ लिया। He प्लस आयन की सेकेंड ऑर्बिट बोली थी ना मैंने, सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, चलो तो अब कैसे निकाले, उसके लिए पहले हमको एक्सप्रेशन चाहिए, तो एक्सप्रेशन E/T, पहले टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, वो होता है 2πr/v, 2πr/v। ठीक है, अब मुझे रेशो चाहिए ना, तो मुझे z और n के रेशो से रिलेशन है, तो z और n का रिलेशन निकालने की कोशिश करो। v को लिख देंगे v0, मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, इंटू z/n होता था, डिवाइड बाय 2πr, r को लिख दो a0 इंटू n²/z। तो करंट का z और n से रिलेशन आ गया, देखो ये प्रपोर्शन हो रहा है z²/n³ के, तो रेशो z²/n³ का रेशो आएगा करंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन डिवाइड बाय करंट इन H एटम इन ग्राउंड स्टेट। इसका रेशो z/n का रेशो हो जाना चाहिए। He प्लस आयन का z होगा 2, n मैंने बोला है 2, उसका क्या करना पड़ेगा मुझे, क्यूब। नीचे हाइड्रोजन के लिए दोनों चीजें 1 करना है ना, तो देखो 1/2 आ रहा है। चलो आ रहा है क्वेश्चन,
ठीक है, तो एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये वाले क्वेश्चन सब हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और दो इस टाइप का। हाँ ये सब पढ़ा है, मेरे को पता है ना, आपने केमिस्ट्री में सब पढ़ रखा है। मैंने बोला तो सही, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री का ही सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। ठीक है, नया जब आएगा तो उसको मैं थोड़ा धीरे लूंगा, ये सब चीजें पड़ी हुई है तो उसको मैं थोड़ा सा फास्ट ही ले रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में टफ देने की कोशिश करता हूँ। लिखो, लिखो। सपोज इन एन यूनिवर्स, सपोज इन एन यूनिवर्स mass of electron, suppose in an universe mass of electron is double, suppose in an universe mass of electron is double of its value in our universe, double of its value in our universe। किसी यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन का मास हमारे यहां से डबल है। ठीक है, find the ratio of find the ratio of magnetic field created by the revolving electron, find the ratio of magnetic field created by revolving electron, find the ratio of magnetic field created by revolving electron at the center of H atom in ground state, at the center of H atom in ground state in hypothetical universe to our universe, in hypothetical universe to our universe। Find the ratio of magnetic field generated by revolving electron at the center of the atom in hypothetical universe with respect to our universe। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? एक कोई हाइपोथेटिकल यूनिवर्स है जहां पर क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो डबल है, हमारे यहाँ से डबल है। अब हमारे यहाँ का एच एटम लो ग्राउंड स्टेट में और उस हाइपोथेटिकल यूनिवर्स का एच एटम लो ग्राउंड स्टेट में, दोनों के इलेक्ट्रॉन के घूमने से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ लिया, हाइपोथेटिकल वर्सेस अवर यूनिवर्स। करो ट्राई। तो हाँ बोलिए। तो वो बी का फॉर्मूला क्या लिखा है, स्क्रीन ब्लर आ रही है। किसका फॉर्मूला? बी का, बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, लिखा ही नहीं मैंने, मैग्नेटिक लिखा ही नहीं मैंने। आपको आता है, मैं क्यों लिख के दिखाऊं? एमएससी में पढ़ा है आपने, करो खुद से करो। पुराने पढ़े हुए फॉर्मूले क्यों बताऊंगा मैं आपको? याद करना चाहिए। याद नहीं हो तो आज ही 50 बार, मैं अगर क्लास में होता ना ऑफलाइन में तो अभी 50 बार लिखवाता तुमसे। ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं होने की मुझे ऐसा लगता है कि कोई मर्जी होना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब फॉर्मूले तो याद करना मस्त है ना यार। फॉर्मूले याद करे बिना कैसे चलेगा काम अपना? तो जितना जरूरी हमारे लिए हमारे नाम याद रखना उतना जरूरी फॉर्मूले भी है। तो फॉर्मूले हमें याद होना मस्त है। हाँ चलो। हाँ ठीक है, रचित बोल रहा है तुम्हारा फायदा हो गया ऑफलाइन नहीं होने का। बेटा फायदा नहीं, नुकसान है तुम्हारा ये, आप समझ नहीं रहे हो। वहां पे मैं तुमसे जबरदस्ती तुम्हें याद करवा देता, मतलब वहां पे मैं तुम्हारे इतने पीछे पड़ जाता कि तुम एक्सक्यूज ही नहीं रहता तुम्हारे पास याद नहीं होने का। ठीक है, अभी तुम्हारी मर्जी चल रही है, तो मर्जी चल रही है तो क्या है, ठीक है, कभी करा कभी नहीं करा। तो इसमें कोई भी बच्चे, देखो पढ़ाई तो ऐसी चीज है ना जो बिना मारे होती नहीं है। ठीक है, मतलब जब तक कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा ना, आप मन से तो इस एज में कोई नहीं पढ़ता। और थोड़े जब बड़े हो जाते हो तो फिर दिखता है आगे कैरियर वगैरह दिखता है, तो उसके इंसान खुद पढ़ लेता है। लेकिन इस एज में कोई मन से नहीं पढ़ता। इस एज में जब तक टीचर सर पे बैठता नहीं ना, जब तक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। तो आपको जब आपका फायदा होता, अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो आपका फायदा होता, आपको हम जबरदस्ती पढ़ा देते।
आप कैसे नहीं बनते, आईआईटी में कैसे रैंक नहीं आती, हम आपको मार मार के निकालते हैं आपकी रैंक, ठीक है ये। हाँ, चलो। तो हमने बोला पढ़ाई तो बिना मारे नहीं होती, ठीक है, सत्य वचन, ठीक है। हाँ ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। तो क्वेश्चन में मैंने पूछा था मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होगी सेंटर पे उसका रेशो। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा है जिससे करंट बन रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में करंट की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो आती थी, याद करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इसमें म्यू नॉट हमें रेशो चाहिए, हमें मास का वेरिएशन दिया है, तो मास ढूंढना है इसमें कहाँ कहाँ पे आ रहा है। करंट को लिख देना चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड नीचे टी लिख दिया, नीचे एक आर है, टाइम पीरियड को लिखोगे 2πr/v, तो v आ गया। अब E में तो कोई मास है नहीं, V में मास आता है नहीं, केवल रेडियस का स्क्वायर में मास आता है। रेडियस का रिलेशन याद करो, n²h² अपॉन 4π² m के z², तो रेडियस के रिलेशन में मास डिनोमिनेटर में आता है, ये नीचे लिखा है, तो B प्रोपोर्शनल टू मास का स्क्वायर बन रहा है, B प्रोपोर्शनल टू मास का स्क्वायर बन रहा है, हो रहा है। और B अगर मास के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब तुमने दूसरे यूनिवर्स में मास डबल करा तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना आ रही होगी, सिंपल। हो गया क्वेश्चन। चलो, अब क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मास का वेरिएशन था, तो मैंने फॉर्मूले में किस किस में मास आ रहा है बस यही समझा, बाकी को मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। यशोद बोल रहा है सर बट वी में एक मास नीचे आएगा ना? नहीं, वी में मास पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, केवल रेडियस मास पे डिपेंड करती है, वी तो मास पे डिपेंडेंट ही नहीं होता है यशवर्धन। ये मैंने पिछली क्लास में ध्यान से देखा भी था ना, मास पे डिपेंडेंसी नहीं थी वी की, ठीक है, आप चेक कर लो फॉर्मूला, वी का फॉर्मूले में मास आता ही नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन अभी तक अपने बेसिक बेसिक चीजों पे करा, अब एनर्जी पे आ जाते हैं, एनर्जी पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट, लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, फाइंड द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, फाइंड द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li2 positive ion, energy of third Bohr orbit of Li2 positive ion in, हाँ बस थर्ड बोहर ऑर्बिट बोल दिया ना, ठीक है, करो। Li2 पॉजिटिव आयन, एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट इन Li2 पॉजिटिव आयन, करो। एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट इन Li2 पॉजिटिव आयन। चलो, बच्चों के जवाब भी आ गए। बुरहाउद्दीन साइन की गड़बड़ करी आपने, शांतनु साइन की गलती करी आपने। किसी nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती थी वो होती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। अब मैंने थर्ड ऑर्बिट बोली है तो n = 3 और Z = क्या बोला है मैंने, 3। Li3 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव है ना, तो लिथियम के लिए थर्ड हो जाएगा Z की वैल्यू, तो दोनों 3 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। चलो, आंसर शुड बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in third orbit of He plus ion, find kinetic energy of electron in third orbit of He plus ion, in third orbit of He plus ion, find kinetic energy of electron in third orbit of He plus ion। Kinetic energy of electron in third orbit of He plus ion। चलो, कुश का और एक किसका जवाब आ गया, शांतनु का आया है, बुरहाउद्दीन का भी आया है। बुरहाउद्दीन थोड़ा बड़ा आंसर है आपका, चेक करो अच्छे से। ओके,
चलो मैंने काइनेटिक एनर्जी पूछी है, याद करो जो टोटल एनर्जी आई थी वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक थी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी थी -kZe²/r, और जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो लिखते थे अपन हाफ mv², बट दिस mv² वाज इक्वल टू kZe²/r, ठीक है। सो दिस इज हाफ kZe²/r। इनको जब ऐड करते थे तो टोटल एनर्जी आती थी हमारी माइनस ऑफ kZe²/2r। तो जो टोटल एनर्जी है ठीक उसका नेगेटिव देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एक्जेक्टली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन डाल के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। बस अब जो जो अपन को बोला है वो रख दो, कुछ लाइट में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ठीक है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू और Z और N की वैल्यू डाल दो। तो क्या बोला था मैंने, Li कौन सा आयन दिया, He पॉजिटिव आयन दिया ना आई थिंक, तो Z को 2 डालना पड़ेगा और थर्ड ऑर्बिट के लिए N को 3 डालना पड़ेगा। तो हाँ है ना, केमिस्ट्री में सब ये याद होगा तुमको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन सबका रिलेशन, ठीक है। बस अब ये सॉल्व कर दो, आगे आ जाएगा आंसर। He+ के लिए Z2 डाल देंगे और थर्ड ऑर्बिट बोला है अगर मैंने तो N को 3 डाल देंगे, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। अब एनर्जी डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक मैंने एनर्जी डिफरेंस नहीं पूछा था, अब एनर्जी डिफरेंस पे आ जाते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड एनर्जी डिफरेंस, फाइंड एनर्जी डिफरेंस ऑफ, फाइंड एनर्जी डिफरेंस ऑफ फोर्थ एंड सेकेंड ऑर्बिट, find energy difference of fourth and second orbit of He+ ion, find energy difference of fourth and second orbit of He+ ion, find energy difference of fourth and second orbit of He+ ion। करो, फोर्थ और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस पूछा है He+ आयन, बताओ क्या आंसर आ रहा है। बुराउद्दीन का आ गया, गोपाल का भी आ गया, शांतनु का भी आ गया, कुश का भी आ गया, अभी तक तो सबके सही आ रहे हैं, वेरी गुड। वैभव का भी आ रहा है, एक आंसर और आया था बिना कैलकुलेट करे, सर्वेश कैलकुलेट करो अच्छे से इसको, ऐसे आंसर थोड़ी देंगे। अंश गलत है बेटा, सर्वेश इसे कैलकुलेट करिए। सर्वेश अब सही है, वेरी गुड। तो मैंने तुम्हें कौन कौन से ऑर्बिट बोली है, फोर्थ एंड सेकेंड, किसकी, He+ की। He+ का जो Z होता है वो 2 है, और मैंने ऑर्बिट बोली है फोर्थ एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली Z के बराबर है, देखो Z भी 2 है और ये M=Z दे दिया मैंने, और ये डबल है उसका, दिख रहा है क्या आपको, ये मैंने जो ऑर्बिट का नंबर दिया था वो एग्जैक्टली Z और 2Z है, ये समझ में आ रहा है क्या, जो मैंने ऑर्बिट का नंबर दिया था वो Z और 2Z है, ये दिखा क्या आपने, देखा ध्यान से, Z और 2Z है, ध्यान से देख रहे हो, है ना। चलो अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब एनर्जी डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, एनर्जी ऑफ 2Z ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ Z ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का नंबर है 2Z और Z, तो एनर्जी किसी ऑर्बिट की क्या होती थी, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, 13.6 भी कॉमन ले लो, इंटू 1 ऑर्बिट का नंबर 2Z का स्क्वायर करोगे माइनस 1/Z² करोगे इंटू Z², 1/n² माइनस 1/m² इंटू Z², ये होता था ना। Z देखो कॉमन आ जाएगा, माइनस भी अंदर भेज दो, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/1 माइनस 1/4 बचेगा ये,
और ये 3/4 into 13.6, this will come out to be 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है ये समझ में आया? तो हाँ बोलिए। तो इसको करने का एक और मेथड है ना कि तो केमिस्ट्री में बताया था कि फोर्थ और सेकंड ऑर्बिट He प्लस की विल बी सेम एज सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम। तो उसका तो अपने को डिफरेंस याद ही है डायरेक्ट, हाँ तो उससे भी हो जाएगा। तो वही तो बोला, वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, एग्जैक्टली वही चीज तो समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आप ध्यान दीजिएगा सब बच्चे प्लीज। देखो क्या हो गया, जो Z की वैल्यू है उसके वैल्यू और उसकी डबल वैल्यू जो है, इनका एनर्जी डिफरेंस निकाल के देखोगे तो हमेशा 10.2 आएगा। किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है, उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आप उसकी Z नंबर के ऑर्बिट और 2Z नंबर के ऑर्बिट का डिफरेंस लोगे तो हमेशा 10.2 आएगा। ठीक है, He प्लस में He प्लस के लिए Z2 लिया तो 2,4 का डिफरेंस 10.2 आएगा। ठीक है, Li2 पॉजिटिव में Z किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ रखिए। चलो तो Li2 पॉजिटिव में Z इक्वल टू 3 होता है, तो उसमें N इक्वल टू 6 इसका डबल और एग्जैक्टली इसके बराबर, इनका डिफरेंस भी 10.2 आएगा। एनर्जी ऑफ 6 माइनस एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन Li2 पॉजिटिव, वो भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, किसी भी एटम में जिसका एटॉमिक नंबर Z है, Z वाली ऑर्बिट और Z के डबल वाली ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस 10.2 आता है। समझे? ये याद रखना है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा अपने। 10.2 एनर्जी डिफरेंस कब कब आता है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने एनर्जी डिफरेंस के एक दो क्वेश्चन देखे, अब अपन वेवलेंथ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, wavelength of first line of Lyman series, find wavelength of first line of Lyman series in H atom। बुराउद्दीन का डाउट आया है, जनरली भी वैलिड होता है ना सर, मतलब 1 से 3 के लिए भी। हाँ, हाइड्रोजन में 1-3 का एनर्जी डिफरेंस और किसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है उसमें Z और 3Z का डिफरेंस सेम आएगा। बुराउद्दीन बिल्कुल सही। चलो अब मैंने पूछा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन H एटम, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन H एटम 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको इसके लिए रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, 1.01 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा अपन ने लिखा था, याद करो, R इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, है ना। ये शायद इधर बड़ा नंबर आता है, उधर छोटा आता है, उधर बड़ा आता है। इलेक्ट्रॉन ns से अगर ms आ रहा है, m छोटा n बड़ा, तो बड़ा नंबर पीछे लिख लेना और छोटा नंबर आगे लिख लेना। ठीक, ये वेवलेंथ आ जाएगी। अब इसमें हमें लेमडा निकालने के लिए कई बार 1 अपॉन r की जरूरत पड़ती है, तो 1 अपॉन r भी शायद आपको याद होगा 912 एंगस्ट्रॉम होता है ना। ठीक है, बस अब ये फॉर्मूले यूज करना है और कर दो क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ H एटम पूछा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ H एटम पूछा है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन मतलब होता है किसी हायर से बनाना, और फर्स्ट लाइन के लिए कहां से कहां आएंगे अपन, 2 से बनाएंगे H एटम में। तो कर दो 1 अपॉन लेमडा R इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 ऑफ R हो जाएगा। इसका उल्टा करो, सो लेमडा क्या होने वाला है यहाँ पे, R/4, 4/R होने वाला है। तो इसका 4 टाइम आ रहा है यार, 912 थोड़ी आएगा। क्लियर? अच्छा ये 1/4 3/4 बनेगा, सॉरी मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया, 3/4 होना चाहिए। ठीक है, तो 4/3 टाइम। अब ठीक, हाँ
1218 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही है ना, 1216 1218 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक, चलो एक तरीका तो ये होता है करने का, और दूसरा तरीका एनर्जी से भी कर सकते हो आप। एनर्जी निकालो और उससे यूज कर लो, उसको यूज करके कर लो। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी गैप जो होता है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का 10.2 होता है, तो 10.2 एनर्जी का फोटोन निकलेगा। आपको पता चल गया फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी 10.2, तो 10.2 का फोटोन। अब उसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो वही 12420 या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन एनर्जी पता है 10.2, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप वेवलेंथ। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, या तो तुम आर का रिलेशन यूज करो, या पहले एनर्जी निकाल लो और फिर एनर्जी से वेवलेंथ निकाल लो। ठीक, सेकंड तरीका क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते फिर अब अपन अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वेवलेंथ ऑफ second line of Balmer series. Find wavelength of second line of Balmer series in He plus ion. Find wavelength of second line of Balmer series in He plus ion. Find wavelength of second line of Balmer series in He plus ion. Wavelength of second line of Balmer series in He plus ion. बिल्कुल सही शांतनु, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए इसका आपका। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ He प्लस आयन। यस बुराउद्दीन, बिल्कुल सही। यस गोपाल, बिल्कुल सही। सोहम, एग्जैक्टली सेम एनर्जी गैप होगी ना 10.2 की। हाइड्रोजन के अंदर 1-2 का गैप, He प्लस में 2-4 का गैप सेम होता है। बामर सीरीज की सेकंड लाइन मतलब 4 से 2 आना, बामर सीरीज मतलब किसी हायर से 2 आना। 3 से 2 आने को बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, 4 से 2 आने को बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ बामर। तो सेकंड लाइन ऑफ बामर का मतलब एनर्जी गैप 10.2, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? करीब करीब 1218 या 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आया क्या क्वेश्चन? यस, चलो तो क्वेश्चन बहुत आसान था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ second line of Lyman series. Find the wavelength of second line of Lyman series in Li2 positive ion. Find the wavelength of second line of Lyman series in Li2 positive ion. Li2 positive ion की second line of Lyman series की wavelength बताना है। चलो कुछ का जवाब आ रहा है मेरे पास, और भी बच्चों का आ रहा है। Li2 पॉजिटिव आयन की बात चल रही है हमारे पास, तो Z हो जाएगा, Li2 पॉजिटिव है तो Z हो जाएगा 3, है ना। अब Z की वैल्यू भी यहाँ लगती है, हाँ वेवलेंथ में, यहाँ Z² भी होता है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो Z इक्वल टू 3 डाल देना। और कौन सी ऑर्बिट बोली है मैंने, कौन सा लाइन बोली है, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन बोली है। तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन फाइनली 1 पे आता है, सेकंड में कहाँ से आएगा, 3 से 1 पे आएगा, ठीक है। और Z की वैल्यू 3 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बस इसे सॉल्व कर दो। 1/λ r इंटू 3 का स्क्वायर 9 - 1, 8/9 इंटू ऊपर 9, 9 से 9 कैंसिल, 8r, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/8r, तो 912/8 एंगस्ट्रॉम। 8 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। ठीक, चलो तो बच्चे बोल रहे हैं 114 को आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है कर लेना, डिवाइड करके देख लेना। आया समझ में? ओके, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज, फाइंड सीरीज लिमिट ऑफ Paschen series. Find series limit of Paschen series in He positive ion. Find series limit of Paschen series in He positive ion. Find series limit of Paschen series in He positive ion. Series limit of Paschen series in He positive ion.
हाँ बिल्कुल सही अंशुल। सीरीज लिमिट ऑफ Paschen series in He positive ion. सीरीज लिमिट ऑफ Paschen series in He positive ion. He positive ion का Paschen series की सीरीज लिमिट बतानी है। सीरीज लिमिट क्या होती है बताया था आपको मैंने। सीरीज लिमिट होती है इन्फिनिटी से किसी ऑर्बिट वाली आने की एनर्जी। Paschen सीरीज में इलेक्ट्रॉन थर्ड में आता है, तो इन्फिनिटी से 3 की आपको वेवलेंथ बतानी। सीरीज लिमिट मतलब वेवलेंथ बतानी है ऑफकोर्स, ठीक है। तो किसकी वेवलेंथ बतानी है आपको? इन्फिनिटी से 3 की। तो इन्फिनिटी से 3 इन He प्लस आयन, इसका आपको वेवलेंथ चाहिए। 1/λ हो जाएगा r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। He प्लस आयन के लिए z2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4/9, तो लैम्डा हो जाएगा 9/4 इंटू r विच इज 912। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना आखिरी की, 9/4 इंटू 912, ठीक। तो ये अपन ने सीरीज लिमिट वाले ये सब क्वेश्चन देखे है ना। अब हमें एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू को पूछने के और भी तरीके होते हैं। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शायद पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? जब हाइड्रोजन एटम में अपन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को साथ में लाते हैं, तो हमने देखा सिस्टम की एनर्जी आ रही है ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव है। और जब एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दूर दूर होंगे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे, तो एनर्जी जीरो लेंगे अपन। जीरो एनर्जी की स्टेट से जब एटम बना तो एनर्जी नेगेटिव हो गई, मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गई। जो एनर्जी रिलीज होती है ना एटम बनते समय, इसी को अपन क्या बोलते थे? बाइंडिंग एनर्जी। पढ़ा था क्या केमिस्ट्री में? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। when atom is formed the energy released in the process is called binding energy। और इतनी एनर्जी आपको देना भी पड़ेगी अगर आपको एटम को ब्रेक करना है। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसको आपको ब्रेक करना है, एटम में से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को अलग अलग करना है, तो आपको जो एनर्जी देना पड़ेगी दैट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एक तो एनर्जी पूछने का तरीका ये होता है, बाइंडिंग एनर्जी पूछ सकते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है एक्साइटेशन एनर्जी पूछ सकते हैं। ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाने की एनर्जी कितनी होगी, उसको बोल देंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट जाने की एनर्जी, उसे बोलेंगे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ा होगा। यस, इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से इंफिनिटी ले जाने की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम को ग्राउंड स्टेट में देखा, वहां से इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी ले जाना है, तो जो एनर्जी लगेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। एटम मान लीजिए पहले ही एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड एटम की आयनाइजेशन एनर्जी पूछ सकते हैं आपसे। मान लो H आयन सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, H+ आयन में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में था। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी ले जाने की एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ये क्लियर? इलेक्ट्रॉन को गिवन स्टेट से इनफाइनाइट तक जाने की एनर्जी बाइंडिंग नहीं होती बेवा, वो अपन आयनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट जाने की एनर्जी को अपन एक्साइटेशन एनर्जी बोल देंगे, और उसको स्पेसिफाई कर देंगे अपन की सेकंड से थर्ड ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी, ऐसा लिख देंगे, ठीक। चलो इनके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल्स भी होते हैं। हाँ यस बिल्कुल सही, हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी होते हैं। जो एनर्जी लग रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, उसमें से ई हटा दो तो बचा हुआ वोल्ट का पोटेंशियल आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाने की एनर्जी 10.2 होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलेरेट होकर मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलेरेट होना पड़ेगा? 10.2, वो आ जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। चलो ठीक है, एक थोड़ा सा कुछ वैभव बता रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी केमिस्ट्री में आपको जो लिखाया है ठीक है, देखो भाई फिजिक्स में है ना आपको लैंग्वेज क्लियर आती है, डेफिनेशंस में यहाँ पर इतना घुमाता नहीं कोई आपको, ठीक। तो वैभव आप टेंशन मत लो, फिजिक्स में जो लिखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेना, ठीक, ओके, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो एक आध ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं अपन। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन ले लेते, चलो लिखो।
फाइंड एक्साइटेशन पोटेंशियल of B4 positive ion. Find first excitation potential of B4 positive ion. B4 positive ion का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछ लिया, बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ B4 पॉजिटिव आयन करो। चलो तो इसका जवाब भी आ गया मेरे पास, तो बच्चों के जल्दी से करिए इसको। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ B4 पॉजिटिव आयन, ये इजी है बहुत करना, क्योंकि हाइड्रोजन का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल आपको पता है, और हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट का चेक करना हो तो Z² मल्टीप्लाई हो जाता है। हाइड्रोजन का होता है 10.2 फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, और बाकी में Z² मल्टीप्लाई हो जाता है। तो B में Z की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, सही है क्या? B4 पॉजिटिव लिखा है ना, B4 पॉजिटिव लिखा है ना, ठीक है। चलो तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। तो ये तो अपने साथ सब बेसिक सारे क्वेश्चन हो गए। अब आपका है ना बिगिनर बॉक्स पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे तो बिगिनर बॉक्स में कोई भी खास डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। एक क्वेश्चन में शायद अटकोगे कि n greater than 4 के एलिमेंट नहीं होते तो कितने एलिमेंट होते हैं, तो वो आप करना, दिमाग लगाना, मैंने अभी नहीं बताऊंगा, आप करना बिगिनर बॉक्स, है ना। तो बिगिनर बॉक्स इसका पूरा हो जाएगा 100%, ठीक। चलो अब कुछ अलग चीजें, केमिस्ट्री में चीजें पढ़ी है। अब मुझे पता नहीं, शायद आपने रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करा था क्या? रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या आपको? नहीं, ठीक है। तो अपन वो वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। लिखो इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस, इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस, लिखो इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस, इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस। देखो हमने जब डेरिवेशन करा तो हमने ये मान लिया कि न्यूक्लियस रेस्ट पर है और उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हमने माना। न्यूक्लियस का मुझे मास पता नहीं है, मान लो कि m मास है, कैपिटल M, इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए m है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है तो इन दोनों का सेंटर मास भी घूमेगा ना, फिर तो सही बात है क्या? जो भी सेंटर मास की पोजीशन आएगी, इनको जोड़ने वाली लाइन पर कहीं आएगी, वो भी घूम जाएगा, है ना। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि सेंटर मास भी घूम रहा होगा? बोलो यस। अच्छा ईयर की तकरार है, जस्ट अ मिनट। चलो अब देखिएगा, है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं सिस्टम में, तो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सिस्टम का सेंटर मास तो रेस्ट पे होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंटर मास घूम रहा है बिना एक्सटर्नल फोर्स के? तो हमने जो करा था ना उसमें हमने गलती कर दी, ये बात समझ में आ रही है? हमने मान लिया न्यूक्लियस रेस्ट पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हमने गलत कर दिया था, समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो तो अब कितनी बड़ी गलती करी तो कितनी बड़ी गलती करी? क्या बहुत ड्रास्टिक गलती कर दी कि क्या करा? तो आपको क्या लगता है, क्या आपने बहुत बड़ी गलती करी? नहीं, बहुत माइन्यूट सी गलती करी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं माइन्यूट सी गलती करी? माइन्यूट सी गलती क्यों लग रही है आपको? क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻30 kg, और न्यूक्लियस का मास कितना होता था? आई थिंक 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो 10⁻3 टाइम मास ज्यादा है ऑलमोस्ट, है ना। 10⁻3 टाइम ज्यादा है, वो 10⁻27 है, -30 था, 30 है ना। तो 1836 गुना ज्यादा होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। 1836 गुना करीब ज्यादा होता है।
मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1836 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यार ये तो, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पर ही आएगा। हमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी है, सेंटर मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पर ही है। न्यूक्लियस रेस्ट मानना इज नॉट अ वेरी बिग मिस्टेक। क्लियर? चलो, लेकिन किसी और एटम में जाके देखते हैं हाइड्रोजन के अलावा, तो न्यूक्लियस तो और हैवी होता, तब तो ये गलती और वीक हो जाती। तब तो हमने बिल्कुल जीरो गलती करी है, किसी और दूसरे न्यूक्लियस में जाके देखें। लेकिन ऐसे भी तो एटम हो सकते हैं ना जिसके अंदर न्यूक्लियस लाइट हो, जैसे कि एक न्यूक्लियस, एक आपने एटम शायद सुना हो केमिस्ट्री में, पॉजिट्रॉनियम एटम। इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जिसका चार्ज बिल्कुल बस पॉजिटिव है, बाकी मास इलेक्ट्रॉन जैसा ही। तो अगर कोई पॉजिट्रॉन के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूमने लगे तो वहां ये गलती बहुत बड़ी हो जाएगी। पॉजिट्रॉन के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूमने लगे तो वहां तो दोनों के मास इक्वल है, तो सेंटर मास एग्जैक्टली बीच में आएगा, वहां ये गलती बड़ी हो जाएगी। तो अगर न्यूक्लियस किसी ने हल्का कर दिया, लाइट कर दिया, या इलेक्ट्रॉन के बदले कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज घुमा दिया, तो ये गलती बड़ी हो जाएगी। तो हमें इसे सही करना चाहिए। अब कैसे सही करें? तो हमने गलती से न्यूक्लियस को रेस्ट पे तो मान लिया, एक्चुअली न्यूक्लियस एक्सेलरेटेड है, उसके रिस्पेक्ट में तुम देखने लग गए, एक दो पार्टिकल में आपस के फोर्स है और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख रहे हो, तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट ले लो। इफ वी ऑब्जर्व बाय फ्रेम ऑफ nucleus, then mass of electron must be changed to reduced mass in order to keep forces same। भाई सेम फोर्सेस रखना है, रिड्यूस मास लगा दो और स्यूडो फोर्स मत लगाओ। हमने स्यूडो फोर्स लगाया नहीं था डेरिवेशन में, बस इलेक्ट्रॉन का मास बदल दो तो सारी चीज सही हो जाएगी। हो जाएगी क्या? हमने पढ़ा है ना, ये हमने रिड्यूस मास में यही पढ़ा है कि अगर दो पार्टिकल का सिस्टम हो, उनमें आपस की फोर्स हो, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरों को देखने पर स्यूडो फोर्स मत लगाओ, मास बदल दो उसका, तो भी चीजें सही आ जाती है ना। बस तो चीजें सही हो जाएगी अगर अपन रिड्यूस मास ले लेंगे। तो हमने जो जो रिलेशन निकाले थे ना, सब में बस इलेक्ट्रॉन के मास को बदल दो। चलो, वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? बताओ, वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? नो, है ना। क्यों? क्योंकि ये मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो नो चेंज इन वेलोसिटी। v का एक्सप्रेशन वही आएगा, c/137 इंटू z/n। अब रेडियस के अंदर क्या रिलेशन था? तो वो था n²h²/4π² m/z²। तो यहाँ m को मेरे को रिड्यूस मास लेना चाहिए, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन का मास लेके सब कुछ कर दिया था वहां पे। तो एक काम करते, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो ये इक्वेशन अब सही हो जाएगा ना, ये नंबर मल्टीप्लाई कर देने से 4π² m/z²। अब ये वही रेडियस है जो हमने डिराइव करी थी, तो हमने जो डिराइव करी थी उसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रिड्यूस मास, ये नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन सही हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। अब हाँ, लेकिन इस चीज को रेडियस नहीं बोलना है, इसको बोलना उनके बीच की डिस्टेंस। ये रेडियस नहीं है, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों घूम रहे हैं ना। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अब रेस्ट पर है और उसके अबाउट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों घूम रहे हैं। ये न्यूक्लियस भी सेंटर मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी सेंटर मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी रेडियस है। सेंटर मास के अबाउट इलेक्ट्रॉन की कुछ रेडियस है और न्यूक्लियस की कुछ रेडियस है, और इनकी रेडियस का सम वो हमारा आर है, जो मैंने यहां लिखा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, द डिस्टेंस, सर वो स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लिखा है बताता हूं मैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी द सम ऑफ देयर रेडियस। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आई? इसको बता दो यार, ये आया कि नहीं आया? नहीं? ठीक है, फिर से सुन लो, है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हमने रेडियस बोला था हमारे डेरिवेशन में।
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हमने रेडियस बोला था हमारे डेरिवेशन में। तो अब जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है और न्यूक्लियस जो घूम रहा है अपनी अपनी रेडियस में घूम रहे हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस तो हमने रेडियस बोल दिया था, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन आया था दिस इज द सम ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर? चलो, है ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा था मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इफ वी ऑब्जर्व बाय फ्रेम ऑफ न्यूक्लियस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन must be changed to reduce mass in order to keep derivation same रखने के लिए अपन बस मास बदल दें। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन भी देख लो। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, तो मास ऊपर आता है, रेडियस में मास नीचे आता था, तो मास नीचे आने में me बाय म्यू मल्टीप्लाई हुआ, एनर्जी में म्यू बाय me मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू बाय me मल्टीप्लाई करके एनर्जी का एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। ठीक, चलो, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ आर में? ये म्यू बेटा रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है? सिस्टम का रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय दोनों के मासेस का सम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, ओके। और रचित बोल रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट गलत नहीं हुआ। नहीं बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, वो तो सही, वो तो सेम ही था। स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्यों चेंज करेंगे अपन? ठीक है, चलो, हाँ, नोट करिए जल्दी से। सारे रिलेशन हमने करेक्ट कर दिए, ये रिडबर्ग कांस्टेंट भी करेक्ट कर देंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी करेक्ट कर देते हैं, या जो फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला था वो भी सही लिख देते हैं। तो एनर्जी के फॉर्मूले जैसे ही फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला आता था उसमें म्यू बाय एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला वो हो जाएगा म्यू बाय एम ई इंटू आर इंटू 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, अगर इलेक्ट्रॉन एमएस से एनएस ऑर्बिट आ रहा है। ठीक, लेमडा का फॉर्मूला भी मैंने करेक्ट करके लिख दिया। चलो, सो जब हम हाइड्रोजन के अंदर ये सारी चीजें करेक्शन देखते हैं, तो हाइड्रोजन का जो रिड्यूस मास आएगा दिस इज वेरी नियर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सप्रेशन लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कोई ज्यादा गलती नहीं होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ज्यादा गलती तो होगी नहीं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि हमने कितनी गलती करी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको मासेस बदल के दे देंगे, लाइक उन्होंने कोई हल्का न्यूक्लियस कर दिया या इलेक्ट्रॉन के बदले कोई हेवी पार्टिकल रिवॉल्व करा दिया, तब आपको इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पॉजिट्रॉनियम एटम। तो लिखो क्वेश्चन लिखो, करते हैं अपन, लिखो। A positronium atom consists of electron and positron. A positronium atom consists of electron and positron revolving around their common center of mass. A positronium atom consists of electron and positron revolving around their common center of mass. Revolving around their common center of mass.
revolving around their common center of mass. Find distance between positron and electron. Find distance between positron and electron in second Bohr orbit. Find distance between positron and electron in second Bohr orbit. Second Bohr orbit. And energy of and wavelength of first line of Lyman series, and wavelength of first line of Lyman series for this atom, and wavelength of first line of Lyman series for this atom, wavelength of first line of Lyman series for this atom. तो पॉजिट्रॉनियम एटम क्या होता है? एक एटम ऐसा, इस तरह का एटम जिसके अंदर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अबाउट घूमते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सर्कुलर ऑर्बिट में दोनों घूम रहे हैं। इस तरह के एटम को पॉजिट्रॉनियम एटम बोलते हैं। इस एटम की मैंने आपसे सेकंड बोहर ऑर्बिट के अंदर दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ली है और इस एटम की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछ ली है। करो ट्राई। चलो, शांतनु का तो जवाब आ गया वेवलेंथ का। देखते सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं। चलो, रेडियस के लिए क्या करेंगे? ये रहा रेडियस का रिलेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू, और बाकी सब तो सेम। सेकेंड ऑर्बिट बोला है मैंने, तो n को 2 डाल देना इसके अंदर। तो रेडियस फॉर n इक्वल टू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m मान लेते हैं उसको म्यू। अब दोनों का मास सही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो यहाँ जो रिड्यूस मास आएगा ना वो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ। तो रिड्यूस मास आ रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रिड्यूस मास इनटू n0 n स्क्वायर बाय z। n0 होता था लगभग 53 पिकोमीटर, n को मैंने 2 बोला है लेने का और z इसके लिए 1 हो जाएगा। बस इस थोड़ा अरेंज करो, दिस इज योर आंसर। 2 ऊपर चला गया तो 2 और ये 4 टू 8, तो रेडियस ऑफ n इक्वल टू 2 ऑर्बिट हो गया 8 इंटू 53 पिकोमीटर लगभग। चलो, ये रेडियस आ गई। अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछिए, तो ये रहा वेवलेंथ का रिलेशन। फिर से इसमें रिड्यूस मास को ये सब डालोगे तो 1/2 का फैक्टर आ जाएगा बस, है ना। 1 बाय लेमडा हो जाएगा 1/2 इंटू आर, और अंदर फर्स्ट लाइन के लिए 3/4 आ जाएगा, z को 1 डाल देना। तो लेमडा हो गया 8/3 इंटू आर, 8/3 इंटू 1/r। तो कर दो 1/r इज 912 और सॉल्व कर दो फिर आगे। चलो, आया क्या क्वेश्चन? बोलो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो सभी, अभी मैंने सिर्फ रेडियस और एनर्जी पूछी, मैं बहुत सारी चीजें पूछ सकता था इसके अंदर। स्पीड पूछ सकता हूँ, इनकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकता हूँ, बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ। हर चीज आपको है ना बस ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है। और z इक्वल टू 1 को, हाँ z को 1 रखा ना मैंने, क्योंकि ये न्यूक्लियस जैसा काम कर रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो z इक्वल टू 1 दिखेगा अपन को, ठीक है। चलो, अब एक तरह का क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर एक तरह का ये भी क्वेश्चन होता है, अभी से मैंने न्यूक्लियस को हल्का कर दिया, न्यूक्लियस के बदले मैंने लाइट पार्टिकल ले लिया। ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोटॉन के अबाउट कोई हैवी पार्टिकल घुमा सकते हैं, हैवी पार्टिकल घुमा दो प्रोटॉन के अबाउट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे पाई मेसॉन का मास लगभग इलेक्ट्रॉन के मास से 207 गुना ज्यादा होता है, 207 टाइम हाई होता है। सो अ नेगेटिव पाई मेसॉन हैज अ चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट मास 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको अगर घुमा दोगे तो थोड़ी चीजें चेंज हो जाएगी। आ रही के बात समझ में? ठीक है। और बच्चे पूछ रहे हैं इन्फो क्वेश्चन में देंगे कि याद रखना है, तो क्वेश्चन में देंगे इन्फो, इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन में सारी दे देंगे, ठीक है।
मेरे पास एक डाउट आया, सेकंड ऑर्बिट कैसे दिखेगी? दिखेगी तो ऐसी, बट डिस्टेंस ज्यादा होगी इनके बीच में, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। दिखेगा तो ऐसे ही, कॉमन सेंटर के बाद घूम रहे दोनों। ठीक है, चलो। तो एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया जो फिजिक्स में आते हैं। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बच रहा है, हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल्स वाला। तो वो अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनकी डिस्टेंस को रेडियस बोलना है क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बस डिस्टेंस ही बोलना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में ना हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन सीखेंगे। एटॉमिक कोलिजन सीखेंगे, है ना? अच्छा, केमिस्ट्री में बताया था, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर केमिस्ट्री में बताया है तो फिर तो एक क्वेश्चन में करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो अपना फिजिक्स का काम हो जाएगा। वो फिर एटॉमिक कोलिजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो अगली क्लास का अपना काम रहेगा एटॉमिक कोलिजन का, और उससे पहले जो था सब हो चुका है। तो बिगिनर बॉक्स करके लाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एंड एचसीवी भी स्टार्ट कर दो एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक, एचसीवी भी स्टार्ट कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलिजन के बाद अपन वो पढ़ेंगे फिर मैटर वेव। एटॉमिक कोलिजन के बाद मैटर वेव, है ना? ठीक, बाय सभी बच्चों, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते, बाय।